Okay, so good morning. Good morning, students. Good morning, sir. Start करें? हाँ, sir. So let us start with the session. From today, we are going to start with a very important chapter. Chapter का नाम क्या है, sir? तो chapter का नाम है बच्चों Issue of Securities. क्या नाम है? Issue of Securities. ठीक है, sir. अब इशू क्या होता है तुमको मालूम है, सिक्योरिटीज क्या होता है तुमको मालूम है? हाँ सर, बिल्कुल मालूम है. सिक्योरिटीज, यस. तो इशू ऑफ सिक्योरिटीज से रिलेटेड, इशू ऑफ सिक्योरिटीज से रिलेटेड सारे प्रोविजंस हम लोग डिस्कस करने वाले अंडर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ठीक है, इशू ऑफ सिक्योरिटीज से रिलेटेड सारे प्रोविजंस हम लोग डिस्कस करने वाले under this particular chapter. It is going to be one of the most important topic. It is going to be one of the most important topic that we have at your CS executive as well as for CS professional. एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, ये जो लेक्चर है इशू ऑफ सिक्योरिटीज का, ये कॉमन चलने वाला है दोनों स्टूडेंट्स के लिए, वेदर यू आर एट CS एग्जीक्यूटिव लेवल, ठीक है, और CS प्रोफेशनल लेवल. ठीक है जी बच्चों. हाँ सर. एज फार एज योर एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स आर कंसर्न, एज फार एज एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स आर कंसर्न, this particular chapter will be covered in your subject of securities laws and capital market. सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट में कवर होगा. ठीक है. एंड प्रोफेशनल वाले स्टूडेंट्स के लिए बच्चों ये चैप्टर तुमको कवर होने वाला है इन द सब्जेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट लिस्टिंग एंड फंडिंग. ठीक है, कॉर्पोरेट लिस्टिंग एंड फंडिंग. ठीक है, अगर आप कॉर्पोरेट लिस्टिंग एंड फंडिंग का चैप्टर नंबर 1 देखते हो ना, तो चैप्टर नंबर 1 आपको यही पर्टिकुलर चैप्टर दिया हुआ है. ठीक है, दिस चैप्टर इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर एकेडमिक करियर एज वेल एज फॉर योर प्रोफेशनल करियर. ठीक है, इशू ऑफ सिक्योरिटीज में बेसिकली यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट मैटर रहेगा ना डिस्कशन, देखो इशू ऑफ सिक्योरिटीज को रेगुलेट करने के लिए ना, इशू ऑफ सिक्योरिटीज को रेगुलेट करने के लिए ना दो जगह आपको प्रोविजंस कवर किए गए. पहला आपको बताया गया है प्रोविजंस रिलेटेड टू इशू ऑफ सिक्योरिटीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013. प्रोविजंस रिलेटेड टू इशू ऑफ सिक्योरिटीज हैज बीन कवर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013. हाँ सर. एज वेल एज provisions related to issue of securities have also been covered. Provisions relating to issue of securities have also been covered under SEBI ICDR. ठीक है, SEBI ICDR regulations 2018. बात समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ जी सर. And as far as this particular क्लास इज कंसर्न, हम लोगों का जो डिस्कशन रहेगा ना, हम लोगों का डिस्कशन रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, हम लोग का डिस्कशन रिस्ट्रिक्टेड रहेगा टू सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस. तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि हम लोग इशू ऑफ सिक्योरिटीज पढ़ने वाले, हम लोग इशू ऑफ सिक्योरिटीज पढ़ने वाले हैं, हम लोग इशू ऑफ सिक्योरिटीज पढ़ने वाले हैं एज पर सेबी आईसीडीआर, एज पर सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस. क्लियर है बच्चों? हाँ जी सर. तो सर अभी तक आपने बताया कि ये चैप्टर का नाम इशू ऑफ सिक्योरिटीज बीइंग कवर्ड एट बोथ द लेवल, सीएस एग्जीक्यूटिव एज वेल एज सीएस प्रोफेशनल लेवल. सीएस एग्जीक्यूटिव में कौन से सब्जेक्ट के अंदर आ रहा है? सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट्स. एंड सीएस फॉर सीएस प्रोफेशनल दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज बीइंग कवर्ड अंडर द सब्जेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट लिस्टिंग्स एंड फंडिंग्स. इशू ऑफ सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोविजंस आपको कंपनीज एक्ट 2013 में कवर किए गए, along with
सेबी ICDR रेगुलेशंस 2018। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट से रिलेटेड प्रोविजंस हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले, हम लोग ये चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन रेफरेंस टू योर सेबी ICDR रेगुलेशंस 2018। ठीक है, और अगर इन डिटेल अगर मैं लिखना चाहूं तो यहाँ पे इट मीन्स सेबी issue of capital, it means SEBI issue of capital and disclosure requirements. SEBI issue of capital and disclosure requirements regulation 2018। ठीक है, सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट 2018। ठीक है, अच्छा एक और चीज, तो सर हम लोग जब इशू ऑफ सिक्योरिटीज के लिए जाएंगे तो वेदर वी नीड टू फॉलो ICDR और वी नीड टू फॉलो कंपनीज एक्ट, प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर कंपनी अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड कंपनीज के लिए, ठीक है, अनलिस्टेड कंपनीज के लिए प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, लिस्टेड कंपनीज के लिए लिस्टेड कंपनी नीड्स टू कंप्लाई विद सेबी ICDR रेगुलेशंस 2018। ठीक है, हाँ सर, इज इट क्लियर? हाँ सर, एक और चीज, इशू ऑफ कैपिटल में यहां पे देखो क्या पढ़ेंगे अपन सर, हम लोग ना ऐसा पढ़ करके आए हैं कि whenever a company wants to make issue of capital, whenever company wants to make issue of capital, तो कंपनी के पास ना सर दो ऑप्शन होता है, इट कैन आइदर गो फॉर पब्लिक इशू, ठीक है, बेसिकली दो ऑप्शन रहेगा, इट कैन आइदर गो फॉर पब्लिक इशू और इट कैन गो फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट्स ऑफ शेयर्स। इससे मालूम होगा तुमको? हाँ जी सर, कंपनी कैन आइदर गो फॉर पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स और प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब अगर कंपनी पब्लिक इशू के लिए जा रहा है तो पब्लिक इशू दो टाइप का, पब्लिक इशू दो टाइप का, इट कैन आइदर बी इन द फॉर्म ऑफ IPO। IPO का मतलब सर, IPO का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, IPO स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। तो FPO मतलब दूसरा है FPO, IPO एंड FPO। पब्लिक इशू दो टाइप से, IPO और FPO। IPO स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एंड FPO स्टैंड्स फॉर फर्दर पब्लिक ऑफरिंग्स। FPO स्टैंड्स फॉर फर्दर पब्लिक ऑफरिंग्स। ठीक है, अब समझो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो IPO का मतलब मैं लिख देता हूं यहां पे, जिंदगी में पहली बार कंपनी जब पब्लिक को शेयर इशू करे, जिंदगी में कंपनी जब पहली बार पब्लिक को शेयर इशू करे, that will be considered as IPO। ठीक है, making public issue of securities for the very first time in the lifetime, of the company shall be considered as IPO। ठीक है, हाँ सर। तो सर FPO क्या होगा? अरे IPO के बाद जो भी पब्लिक ऑफरिंग्स होगा, IPO के बाद जो भी पब्लिक ऑफरिंग्स होगा, ठीक है, जो भी सब्सिक्वेंट पब्लिक ऑफरिंग्स होगा, ऑल दी सब्सिक्वेंट पब्लिक ऑफरिंग्स shall be considered as further public issue, is it clear है बच्चों? हाँ सर। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर कंपनी पब्लिक इशू के लिए जा रहा है, in case if a company is going for public issue, then they have to
compulsorily may go for public issue. They have to compulsorily go for public issue as per the requirements given under SEBI ICDR regulations 2018, है ना. So in case if a company is going to make public issue of securities, they have to comply with the requirements of SEBI ICDR 2018. ठीक है बच्चों. हाँ जी सर. तो पब्लिक इशू मैंने बताया दो टाइप से आ सकता है. इट कैन आइदर बी इन द फॉर्म ऑफ आईपीओ और एफपीओ. अच्छा, एक और चीज, आईपीओ कैन ऑल्सो बी मेड इन द फॉर्म ऑफ offer for sale. It can also be made in the form of offer for sale, or it can be through fresh issue of securities. It can be through fresh issue of securities. सर ऑफर फॉर सेल क्या होता है? तो बच्चों ऑफर फॉर सेल में क्या होगा? इन केस ऑफ ऑफर फॉर सेल, existing members shall be allowed to offer their shares to the general public, ठीक है. existing members shall be allowed to offer their shares to the general public for the purpose of subscription, ठीक है. and thus the existing members can make an exit. From the company. तो ये था ऑफर फॉर सेल. ठीक है. ऑफर फॉर सेल में कंपनी नए शेयर्स इशू नहीं करती. कंपनी ने जो शेयर्स ऑलरेडी इशू किए हुए हैं अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, ठीक है. नॉर्मली ये प्रमोटर्स या प्रमोटर्स ग्रुप के शेयर्स होते हैं. ये शेयर्स आर इशू टू द प्रमोटर्स और पर्सन बिलोंगिंग टू प्रमोटर्स ग्रुप. ठीक है. तो कंपनी क्या करेगा? प्रमोटर्स ग्रुप के शेयर्स को ऑफर करेगा. प्रमोटर्स ग्रुप के शेयर्स को ऑफर करेगा. किसको? टू दी जनरल पब्लिक. ठीक है. टू दी जनरल पब्लिक. एक्सक्यूज मी. Is it clear? So IPO can be made either in the form of offer for sale or through fresh issue of securities. Is it clear? हाँ सर. तो देखो अभी तक क्या पढ़ा हम लोगों ने. मैंने आपको बताया that we have started with the chapter of issue of securities. This chapter will be relevant for both CS executive students along with your CS professional student. CS executive students के लिए this chapter will be covered in security laws and capital market. CS professional के लिए corporate funding and listing. मैंने आपको बताया कि इशू ऑफ सिक्योरिटी को रेगुलेट करने के लिए there are certain provisions given under the Companies Act 2013, as well as there are certain provisions given under Companies Act 2013 along with your SEBI ICDR regulations 2018. ठीक है. कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को कौन कंप्लाई करेगा? अनलिस्टेड कंपनी. लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी नीड्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ SEBI ICDR regulations 2018. ठीक है. फिर मैंने आपको कंसेप्ट डिस्कस किया इशू ऑफ कैपिटल का. तो कंपनी के पास बेसिकली दो मोड अवेलेबल है in order to issue capital. That is, they can make issue of capital either through public issue or through private placement. Public issue के लिए गए तो फर्दर दो मोड अवेलेबल है, IPO और FPO. IPO मतलब जिंदगी में पहली बार, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. जिंदगी में पहली बार जब भी कोई कंपनी जनरल पब्लिक से पैसा रेज करे, that will be considered as IPO. And after IPO, any subsequent offerings to the public shall be considered as FPO. ठीक है. फिर IPO भी लाने के दो फर्दर तरीके, it can be made either in the form of either through offer for sale or
थ्रू फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज। ऑफर फॉर सेल में क्या हो रहा था बच्चों, तो इन केस ऑफ ऑफर फॉर सेल एग्जिस्टिंग मेंबर्स, शेयर्स ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऑफ द कंपनी is being offered, shares of existing members of the company is being offered to the general public, and this manner existing members can offer their shares to the general public, and thus they can make an exit, and thus they can make an exit from the company। ठीक है जी बच्चों। हाँ सर, दूसरा मोड क्या अवेलेबल है सर, तो दूसरा मोड अवेलेबल है फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज। इज इट क्लियर, जहां पे कंपनी क्या करे, कंपनी जनरल पब्लिक को फ्रेश शेयर्स इशू करे। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जहां पे कंपनी जनरल पब्लिक को फ्रेश शेयर्स इशू करे। ठीक है जी, हाँ सर। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखना सर, आईसीडीआर क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग आईसीडीआर, तो ध्यान देना, नाम से पता चलता है, नाम में ज्ञान छुपा हुआ है। सर ये रेगुलेशंस का नाम देखो क्या लिखा है, रेगुलेशन का नाम है सेबी इशू ऑफ कैपिटल। ठीक है, सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। एक चीज ध्यान रखना, सेबी इनिशिएट या इनकॉर्पोरेट हुआ था इन द ईयर 1992, सबको मालूम है। एंड सेबी इनकॉर्पोरेट करने के पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, या जो मेन ऑब्जेक्टिव हुआ करता है, या जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग सेबी is to protect the interest of investors, to protect the interest of investors, ये मेन ऑब्जेक्टिव है, इन्वेस्टर्स इन दी सिक्योरिटीज मार्केट। ध्यान देना अभी, to protect the interest of investors into the securities market, then to promote and develop सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, ये दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव। और तीसरा है टू रेगुलेट all the persons connected with the securities market, to regulate all the persons connected with the securities, to regulate all the persons connected with the securities market। ठीक है, this is the main objective behind initiating SEBI। ठीक है, ये क्लियर है। SEBI is the top controller of the securities market or capital market in India, top controller of the capital market in India। तो SEBI के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, SEBI के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट की गई है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, टू प्रमोट एंड डेवलप द सिक्योरिटीज मार्केट। और अगर मैं एक बात बोलूं ना तुमको, तो प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट इज समवेयर रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन। Until and unless due care is being taken, to protect the interest of investors, it would be very difficult to promote and develop the market। जब तक तुम इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को रिड्रेस नहीं करोगे, तब तक it would be very difficult to develop the securities market of India, because it is the investors who plays the most important role in the development of securities market, by way of making their investments, by way of mobilizing their personal savings into the investment into the securities market। बात समझ में आ रहा है क्या? तो डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द protection of interest of investors into the securities market। बात समझ में आ रहा है? Development of securities market is directly correlated with the
protection of interest of investors into the securities market. बात समझ में आ रहा है? And in order to protect the interest of investors into the securities market, SEBI क्या करेगा? SEBI may take any action. ठीक है, SEBI may take any action, the power of which is given to the SEBI, the power of which is given to the SEBI under the SEBI Act 1992. बात समझ में आ रहा है क्या? And in order to protect the interest of investors, मैंने बोला SEBI कोई भी इनिशिएटिव ले सकता है, and उन इनिशिएटिव्स में एक इनिशिएटिव हो सकता है by making the regulations. SEBI can make regulations. SEBI can make regulations in order to promote the interest of investors, in order to protect the interest of investors, in order to ensure that all the concerns of investors are being duly redressed by any securities market or by the securities market of India. इन्वेस्टर्स जिस एक्सपेक्टेशंस के साथ मार्केट में एंटर कर रहे हैं ना, इन्वेस्टर्स का जब तक वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल होगा ना, तब तक ही इन्वेस्टर्स विल कीप ऑन इन्वेस्टिंग. ठीक है, तब तक ही इन्वेस्टर्स विल कीप ऑन इन्वेस्टिंग. Thus, in order to protect the interest of investors, SEBI क्या कर सकता है? SEBI from time to time can make regulations. SEBI from time to time can make the regulations in order to protect the interest of investors or in order to secure the interest of investors into the securities market. तो उन्हीं मेजर्स में से एक मेजर लिया SEBI ने by making this particular regulation. ठीक है, जो अल्टीमेट पर्पस होगा ना ये रेगुलेशन का, अल्टीमेट पर्पस क्या रहने वाला है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स. देखो रेगुलेशन का नाम क्या है? सेबी इशू ऑफ कैपिटल. तो इशू ऑफ कैपिटल अपन किसको कर रहे हैं? जनरल पब्लिक को. तो यहां पे किसका फंड स्टेक पे है? जनरल पब्लिक का फंड स्टेक पे है. बात समझ में आ रहा है क्या? जनरल पब्लिक का फंड स्टेक पे है ना, जनरल पब्लिक का फंड रिस्क पे है. अब मान लो कि यार कोई कंपनी ने, किसी पर्टिकुलर कंपनी ने फंड्स रेज किया जनरल पब्लिक को, फंड्स रेज करके कंपनी रफू चक्कर हो जाता है, कंपनी गायब हो गया, इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया. अब अगर इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया तो क्या वो फर्दर इन्वेस्टमेंट करेगा? नहीं सर, वो फर्दर इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेगा, प्लस वो दूसरे लोगों को भी मना करेगा टू इन्वेस्ट इनटू द मार्केट. बस समझ में आ रहा है क्या? फिर एक और क्वेश्चन अराइज हुआ, क्या किसी भी कंपनीज को अलाउ होना चाहिए टू रेज फंड्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक, और वेदर अ कंपनी, whether any company should be allowed, or whether a company needs to meet certain eligibility criteria, eligibility requirement in order to raise funds from the general public. बात समझ में आ रही क्या? क्या किसी भी ऐरे गहरे नत्थु टेरे कंपनीज को अलाउ कर देना चाहिए to raise funds from the general public? Answer is no, because interest of investors is at the stake. बात समझ में आ रही क्या? Thus, I can say that in order to protect the interest of investors, especially at the time of issue of securities, SEBI has made this regulation. देखो रेगुलेशन का नाम से पता चलता है, issue of capital and disclosure requirement. मतलब at the time of making issue of capital, it means at the time of making issue of capital, a company is required to comply with all these following disclosure requirements as specified under these regulations. A company is required to make compliance of all the disclosure requirements as specified under these regulations. और एक चीज तुम और सोच के देखना, जो कंपनी जितना ज्यादा डिस्क्लोजर्स देगा, या जिस कंपनी के ऊपर जितना ज्यादा डिस्क्लोजर देने का रिक्वायरमेंट रहेगा, तो जिस भी कंपनीज के ऊपर जितना ज्यादा डिस्क्लोजर का रिक्वायरमेंट रहेगा, वो कंपनी उतना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रखेगा. ठीक है, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ देयर डीलिंग्स. अ कंपनी which is held accountable or which is held answerable to its investors, a company which is held accountable or answerable towards its investors, so there are higher chances that the company, such companies are conducting their business transactions in a more transparent manner. Okay, there are higher chances that a company are conducting their business transactions in more transparent manner.
और जहां पे जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी वहां पे उतना कम चांसेस होगा फॉर सच कंपनी टू गेट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ transactions which may adversely affect the interest of its investors. बात समझ में आ रहा है क्या? तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के पीछे मेन इंटेंशन क्या? मेन इंटेंशन इज टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी. मेन इंटेंशन इज टू मेक द कंपनी answerable towards its investors. Main intention is to help the investors to take an informed decision at the time of making investment or at the time of subscribing into the shares of any company. Is it clear? हाँ जी सर. तो जो मेन इंटेंशन है वो हमको मालूम चला ICDR पढ़ने का. चलिए आगे आता है बच्चों यहाँ पे टाइप्स ऑफ इशू. ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या पढ़ने वाले? यहाँ पे अपन पढ़ने वाले डिफरेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, डिफरेंट रेगुलेटरी. तो अपन यहाँ पे क्या पढ़ने वाले? अपन यहाँ पे पढ़ने वाले डिफरेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इशू. ठीक है, अब कितने काइंड्स ऑफ इश्यूज को कवर करने वाले हम लोग? तो देखोगे यहाँ पे यस. For this particular class now I am referring to the module of corporate funding listing as prescribed for CS professional. ठीक है बच्चों, CS professional का मैं मॉड्यूल रेफर कर रहा हूँ for the purpose of this particular class. However एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट अगर आप लोग अपना मॉड्यूल ओपन करके देखें तो यू विल गेट द सेम कंटेंट. ठीक है, हाउएवर प्रोफेशनल में कुछ और भी एडिशनल चीजें हमको गिवन है जो मैं कवर करूंगा. ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव एज वेल एज प्रोफेशनल के लिए ये क्लास 80% सेम रहने वाला है. ठीक है, 80% सेम रहने वाला मतलब कि एग्जीक्यूटिव का पोर्शन पहले खत्म हो जाने वाला है एंड प्रोफेशनल के क्लास के लिए प्रोफेशनल का पोर्शन खत्म करने के लिए वी विल बी नीडिंग वन मोर एडिशनल क्लास. फॉर प्रोफेशनल स्टूडेंट विल बी नीडिंग वन मोर एडिशनल क्लास. इज इट क्लियर? हाँ सर. So whether you are at executive level or at professional level, you can refer your respective module. You can refer the respective module given by the or prescribed by the ICSI. Clear है बच्चों? हाँ सर. चलो तो एक बार ना चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाओ. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ICSI मॉड्यूल. एक चीज ध्यान रखना, कोई भी ICSI मॉड्यूल तुम रेफर कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट्स के लिए रेफर कर रहे हो, प्लीज बिफोर स्टार्टिंग विद दी चैप्टर एक बार वो चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जरूर पढ़ना. वो आपको ज्यादा क्लैरिटी देता है कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू स्टडी इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी यूजफुल इन योर एकेडमिक और प्रोफेशनल करियर. क्लियर है बच्चों? हाँ जी सर. तो यहां बोला गया सिक्योरिटीज मार्केट इंक्लूडिंग द मार्केट फॉर पब्लिक ऑफरिंग्स. सिक्योरिटीज मार्केट इंक्लूडिंग द मार्केट फॉर पब्लिक ऑफरिंग, जिसको अपन ना प्राइमरी मार्केट भी बोलते थे, है ना, is dynamic and needs to keep pace with the evolving economic and technological environment. In order to keep pace with the changes, there has been a commensurate changes in the regulatory framework governing the primary market. SEBI, in its endeavor to provide issuers and investors with an efficient mechanism for raising funds, SEBI has been continuously striving to streamline the process and methodologies associated with the public issue fundraising processes. ठीक है, with more promoters looking out to raise money by diversifying their equities, regulating standards are becoming increasingly stringent or increasingly difficult. SEBI monitors all the dealings of the companies who are planning to raise money on the stock exchanges and is quite careful about the attempts which try to create artificial demands about the upcoming issues. SEBI has come up with the ICDR regulations 2018. मैं बता दूं इससे पहले ना ICDR regulations 2009 हुआ करता था. ठीक है,
इससे पहले आईसीडीआर रेगुलेशंस 2009 हुआ करता था। आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 आने के पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है ना वो है चेंजेस मेड इन द कंपनी लॉ प्रोविजंस, चेंजेस मेड इन द कंपनी लॉ प्रोविजंस अंडर कंपनीज एक्ट 2013। एक चीज मैं तुमको बता दूं, जो सेबी, देखो सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस में भी आप बात कर रहे हो इन रिलेशन टू द इशू ऑफ सिक्योरिटीज, एंड कंपनीज एक्ट में भी तुमको प्रोविजंस दिया हुआ है इन रिलेशन टू द इशू ऑफ सिक्योरिटीज। तो ये जो आईसीडीआर रेगुलेशन है ना, these regulations are in addition to, these regulations are in addition to the provisions of Companies Act, provisions of Companies Act। तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा। इज इट क्लियर? हाँ सर, चलो आगे आ जाओ। To promote the development of a healthy capital market and to protect the interest of investors while they deal with the securities, because kahin na kahin protecting the interest of investors is directly related or directly correlated with the development or promotion of securities market in India। फिर देखो तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट का, ये चैप्टर का। A student pursuing company secretaryship course should have expert knowledge। expert knowledge का मतलब क्या? ICSI have the right to ask any question based on these regulations. They can frame any question based on these regulations. Expert knowledge on the various aspects and compliances requirement for making IPO and FPO। ठीक है, मैं तो ये भी बोल दूं कि पूरे कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स के अंदर, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा फाउंडेशन में, एग्जीक्यूटिव में, प्रोफेशनल में, जो भी आप पढ़ रहे हो, उनमें से इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसलिए ऑन एन एवरेज जो ये चैप्टर का वेटेज रहता है ना, वो रहेगा कम से कम 15 से 20 मार्क्स के लिए। कितना वेटेज रहेगा? 15 से 20 मार्क्स के लिए। इज इट क्लियर? इंट्रोडक्शन पढ़ लेना, बैकग्राउंड पढ़ लेना, मैं डायरेक्टली आऊंगा टाइप्स ऑफ इश्यूज के ऊपर। ठीक है, टाइप्स ऑफ इश्यूज। चलो, तो प्राइमरी मार्केट डील्स विद दो सिक्योरिटीज व्हिच आर इशूड टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। तुम लोगों ने सुना होगा कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, जानते हो ना? प्राइमरी मार्केट क्या होता है? तो प्राइमरी मार्केट इज अ प्लेस, प्राइमरी मार्केट इज अ प्लेस वेयर फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स आर बीइंग मेड, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स आर बीइंग मेड। इज इट क्लियर? सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट्स में ट्रेडिंग ऑफ ऑलरेडी इशूड शेयर्स टेक्स प्लेस। ऐसा कुछ था? हाँ सर, पढ़े हो ये सब? हाँ सर। तो प्राइमरी मार्केट डील्स विद दो सिक्योरिटीज व्हिच आर इशूड टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। प्राइमरी मार्केट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द इशूअर्स ऑफ सिक्योरिटीज, government as well as corporates to raise financial resources to meet their requirement of investment as well as to discharge their obligation. Primary market provides an access to all the corporates, governments, to all the corporates and government to meet their requirement for investments as well as to discharge, to meet the requirements of investments as well as to discharge their obligations। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ इशू तुमको दिया है। इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब जिंदगी में पहली बार किसको इशू कर रहे हैं शेयर्स? पब्लिक को। सब्सिक्वेंट इशू ऑफ शेयर्स, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। देन राइट इशू ऑफ शेयर्स, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एज वेल एज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। देखो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में देखना, शेयर्स are being allotted to qualified institutional buyers। ठीक है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में शेयर्स आर बीइंग allotted to a selected group of investors। ठीक है, selected group of investors। प्राइवेट प्लेसमेंट में भी क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर्स will be issued to a limited number of person, जो एक फाइनेंशियल ईयर में 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए।
पढ़े हो ना ये सब? हाँ सर। राइट इशू ऑफ सिक्योरिटीज, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को शेयर्स इशू करना, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग्स, सब्सिक्वेंट इशू ऑफ शेयर्स, आईपीओ। देखो एक चीज ध्यान रखना, इन सभी से रिलेटेड, इन सभी, देखो इन सभी मोड ऑफ इशू से रिलेटेड, मोड ऑफ इशू से रिलेटेड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स टू बी डिस्कस्ड under this chapter. We are going to discuss regulatory requirements related to all these type of securities, regulatory requirements related to all these type of securities in this particular chapter. Clear है? हाँ जी सर। तो IPO तुमको दिया हुआ है, IPO initial public offering means an offer of specified securities by an unlisted issuer, बाय अनलिस्टेड इशू। लेकिन सर आपने तो बोला अभी ये आईसीडीआर रेगुलेशंस तो अनलिस्टेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है। हाँ बेटे मैंने ऐसा बोला, लेकिन थोड़ा सा सोच के देखो, आईपीओ के टाइम पे एवरी कंपनी विल बी, आईपीओ के टाइम पे एवरी कंपनी शैल बी एन अनलिस्टेड कंपनी, ऐसे होता है ना? हाँ सर। देखो तो IPO means an offer of specified securities by an unlisted issuer to the public for subscription, and it includes, IPO includes an offer for sale of specified securities to the public by an existing holders of such securities in an unlisted issuer. In order to qualify as an IPO, the offer of securities must be made by an unlisted issuer company, and such issue shall be made to the public and not to the existing shareholders of the unlisted issuer कंपनी। ठीक है, आईपीओ के टाइम पे आप इशू किसको करने वाले हो? अल्टीमेटली आप इशू किसको करने वाले हो? तो इशू करने वाले हो सर टू द जनरल पब्लिक। ठीक है, शेयर्स आर गोइंग टू बी इशूड, शेयर्स आर गोइंग टू बी इशूड टू द जनरल पब्लिक। इज इट क्लियर? तो एफपीओ भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। एफपीओ मतलब आईपीओ के बाद कोई भी सब्सिक्वेंट इशू ऑफ सिक्योरिटीज, पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज अगर कंपनी लेकर के आती है तो that would be considered, or that will be considered as further public offerings. Right issue of securities is an issue of specified securities by a company to its existing shareholders, issuing shares to the existing shareholders as on the record date in a predetermined ratio will be considered as right issue of securities. Then private placement, तो private placement में shares are going to be allotted और shares are going to be issued to a selected group of person, shares are going to be issued to a selected group of person and जिनका number इससे exceed नहीं होना चाहिए, should not exceed 200, it should not exceed 200. Is it clear? Preferential allotment में भी allotment किसको होगा? allotment किसको होगा? to a selected group of person. तो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन मार्क कर लेना अभी, सर आप हमको बताने वाले हो डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट प्लेसमेंट एज वेल एज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। बिल्कुल बताऊंगा बेटा, जब मैं रेगुलेटरी एस्पेक्ट डिस्कस करूंगा ना, आई विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंसेप्ट। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। Next, qualified institutional placement. It refers to an issue by a listed entity only to a qualified institutional buyers. अच्छा, यहाँ पे भी स्टार मार्क। सर आप हमें बताने वाले हो qualified institutional buyers का मतलब। बिल्कुल बताऊंगा बेटा, अभी के लिए समझ लो। For the time being, QIP का मतलब क्या? तो QIP का मतलब making issue of shares to a selected group of investors, और वो investors को क्या नाम दिया सर ने? वो इन्वेस्टर्स को सर ने नाम दिया क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। अब ये कौन होते, कैसे दिखते हैं, सब डिस्कस करूंगा। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। क्लियर बच्चों? जी सर। चलो अब आगे आ जाओगे। सर आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि इन ऑर्डर टू मेक आईपीओ और एफपीओ, इन ऑर्डर टू मेक आईपीओ और एफपीओ, और आई कैन से इन ऑर्डर टू रेज फंड्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक, इन ऑर्डर टू रेज फंड्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक, कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मीट सर्टेन एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स।
कंपनी आर रिक्वायर्ड टू मीट सर्टेन एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट सो दैट कोई भी ऐरा गैरा नत्थु ठहरा कंपनी पब्लिक से पैसा रेज ना कर पाए, सो दैट एनी ऐरा गैरा नत्थु ठहरा कंपनी पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर पाए। बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि अगर ऐसा होने लग जाए कि आप किसी भी कंपनी को अगर अलाउ कर देते हो टू रेज फंड्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक, तो वहां पे फ्रॉड्स और मैनिपुलेशंस related to the securities market will increase substantially, and if the fraud and manipulations related to the securities market will increase, interest of investors will be adversely affected, या confidence of the investors will be shaken in the securities market। तो ऐसा ना हो उसके लिए कंपनीज को स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है, कैटेगराइज किया गया है कि कौन से कंपनीज आईपीओ एफपीओ ला सकते एंड कौन सी कंपनीज आईपीओ एफपीओ नहीं ला पाएंगे। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। तो देखोगे, अ पब्लिक इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय एन इशूअर कैन बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ एन आईपीओ और एफपीओ। एन आईपीओ इज डन बाय एन अनलिस्टेड इशूअर व्हाइल एफपीओ इज डन बाय अ लिस्टेड इशूअर। देखो, आईपीओ के टाइम पे ध्यान रखना, आईपीओ के टाइम पे सारी कंपनीज क्या होंगी बच्चों? सारी कंपनीज होंगी अनलिस्टेड कंपनीज, ठीक है। इन द सेम मैनर एफपीओ के टाइम पे कंपनी इज ऑलरेडी लिस्टेड, कंपनी इज ऑलरेडी लिस्टेड। तो तुमसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ आईपीओ के टाइम पे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट स्ट्रिक्ट होगा या एफपीओ के टाइम पे? आईपीओ के टाइम पे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट स्ट्रिक्ट होना चाहिए या एफपीओ के टाइम पे? ऑफ कोर्स आईपीओ के टाइम पे। क्यों? बिकॉज एट द टाइम ऑफ आईपीओ वो कंपनी के बारे में ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है, इवन अथॉरिटीज को भी ज्यादा आइडिया नहीं है वो कंपनी के बारे में, जनरल पब्लिक को भी ज्यादा आइडिया नहीं है। तो जब किसी के बारे में आपको ज्यादा आइडिया नहीं होता है और अगर आप उसके साथ ट्रांजैक्शन में एंटर करने के लिए जा रहे हो, अगर आप ऐसे पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर करने जा रहे हो, मान लो कि यार मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो ट्रांजेक्शन ना। अगर मैं किसी ऐसे कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहा हूं जिस कंपनी के बारे में मुझे ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन? द रिस्क एसोसिएटेड विद सच ट्रांजेक्शन, द रिस्क एसोसिएटेड विद सच ट्रांजेक्शंस इज हाई। बस में आ रहा है क्या? द रिस्क एसोसिएटेड विद सच ट्रांजेक्शंस इज वेरी हाई। तो आईपीओ के टाइम पे जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स रहेगा वो ज्यादा स्ट्रिक्ट रहेगा एज कंपेयर टू दी एफपीओ, क्योंकि एफपीओ के टाइम पे तो कंपनी हैज ऑलरेडी कंप्लाइड विद ऑल दोस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एट द टाइम ऑफ आईपीओ ना। और मैं बोल सकता हूं कंपनी हैज डेवलप्ड अ ट्रस्ट, कंपनी हैव डेवलप्ड अ ट्रस्ट। बात समझ में आ रहा है क्या? इन द माइंड्स ऑफ द अथॉरिटीज। इसलिए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया है एट द टाइम ऑफ एफपीओ। इज इट क्लियर? हाँ सर। चलो फिर से पढ़ते हैं। A public issue of specified securities by an issuer can either be made through IPO or FPO. An IPO is done by an unlisted issuer while FPO is done by a listed issuer. And as per the ICDR regulations, the issuer shall comply with the following conditions before making an IPO of the specified securities. एंड ये कंडीशन कब आपको कंप्लाई करना है? तो कंडीशन आपको कंप्लाई करना है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट commonly referred to as draft red herring prospectus, and at the time of registering or filing the final offer document with the ROC। देखो इतना तो हमको मालूम ही होगा ये क्लास में आने से पहले कि सर इन ऑर्डर टू रेज फंड्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक, इन ऑर्डर टू रेज फंड्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक कंपनी को क्या करना पड़ता है बच्चों? कंपनी को ना ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता है या प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। उसी ऑफर डॉक्यूमेंट को मैं प्रोस्पेक्टस भी बोल सकता हूं। वो ऑफर डॉक्यूमेंट में क्या रहेगा? सारे टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाइड रहेगा, ठीक है, सब्जेक्ट टू विच कंपनी इज इंटेंडिंग टू इनवाइट द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब इनटू द शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू द जनरल पब्लिक कंपनी को ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करना है। अब ये ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करने से पहले आपको ये ऑफर डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराना पड़ता है विद द आरओसी। आपको ये ऑफर डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराना पड़ता है किसके साथ?
आरओसी के साथ। यहां बोला गया कि भाई जिस दिन तुमने आरओसी के पास ऑफर डॉक्यूमेंट भेजा फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जिस दिन तुमने आरओसी के पास भेजा ऑफर डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन, on that day you are required to, till that date you are required to carry out following compliances। और ये compliances जो है ना, ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? इन on that day you must meet the following eligibility requirements। बहुत धीरे धीरे आराम से मैं पढ़ाने वाला हूं और बहुत धीरे धीरे आराम से तुमको पढ़ना है, एक एक कंसेप्ट को समझना है बेटा, क्योंकि अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आवर सीएस करिकुलम। ठीक है, तो सर आपने बताया कि कंपनी जब भी जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करती है, कंपनी को ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता है, और ऑफर डॉक्यूमेंट को इशू करने से पहले, पब्लिक को ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करने से पहले उसको आरओसी के पास रजिस्टर कराना पड़ता है। एंड आरओसी के पास जब आप वो ऑफर डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराने के लिए जा रहे हो, एट द टाइम ऑफ registering the document with the ROC, at the time of registering the offer document with the ROC, issuer company is required to meet the following eligibility requirements। ठीक है सर? हाँ जी। तो देखो ये जो eligibility requirements है ना, the eligibility requirements are given under regulation number 6। The eligibility requirements are given under regulation number 6। तो regulation number 6 में मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, qualification is given। Qualification for making issue of securities। अच्छा, ये qualification कब कंप्लाई करना है बच्चों? तो ये क्वालिफिकेशन कंप्लाई करना है एट द टाइम ऑफ मेकिंग आईपीओ, अच्छा, लेकिन रेगुलेशन नंबर 6 से पहले आपको गिवन है रेगुलेशन नंबर 5। ठीक है, एंड रेगुलेशन नंबर 5 बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन की। रेगुलेशन नंबर 5 क्या बात कर रहे हैं बच्चों? डिस्क्वालिफिकेशन। इट मींस फॉलोइंग एंटिटीज are not allowed, following companies are not allowed to make public issue of securities। ठीक है, to make public issue of securities through IPO। Following companies are restricted from making IPO। Following companies are restricted from making initial public offerings। Is it clear? तो पहले अपन disqualifications चेक करेंगे, then we will come on to the qualification part। क्लियर है बच्चों? हाँ जी सर। चलिए अब ध्यान देना, बहुत आराम से पढ़ना है, एक एक कंडीशन का इंटरप्रिटेशन बहुत रेलिवेंसी रखने वाला है। इज इट क्लियर? हाँ सर। चलिए यहां बोला क्या, एक्सक्यूज मी, an issuer shall not be eligible to make an IPO if there are any outstanding convertible securities or any other right which would entitle any person with an option to receive equity shares of the issuer। मतलब देखना यहां पे, मान लो कि यार एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, A Limited wants to make an IPO। ठीक है, and if at the time of making IPO, if any conversion of any convertible
securities are pending, if the conversion of any convertible securities are pending at the time of making IPO, if the conversion of any convertible securities, convertible debentures हो गया या convertible bonds हो गया, तो if the conversion is pending if the conversion is pending, तो जब तक कंपनी वो सिक्योरिटी होल्डर्स को ऑप्शन नहीं दे देता टू कन्वर्ट देयर इंस्ट्रूमेंट इनटू द इक्विटी, तब तक कंपनी क्या नहीं कर पाएगा, कंपनी आईपीओ नहीं ला पाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, a company cannot go for making IPO, a company cannot go for making IPO if any conversion is pending, in respect of any convertible securities, any conversion is pending in respect of any convertible securities being issued by the company. Is it clear? हाँ सर। तो ये तो था फर्स्ट कंडीशन। ध्यान देना, issuer shall not be eligible to make an IPO if there are any outstanding convertible security। बोला पहले उसको कन्वर्जन करके दो, पहले उसको कन्वर्ट कर लो। अगर किसी भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का कन्वर्जन पेंडिंग है तो पहले उसको कन्वर्ट कर लो बिफोर गोइंग फॉर आईपीओ। इज इट क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट, एन इशुअर shall not make an IPO, an issuer shall not make the IPO if the issuer or any of its promoter or promoters group या सेलिंग शेयर होल्डर्स। आप समझो यहां पे सेलिंग शेयर होल्डर्स कौन आएगा बेटा? सेलिंग शेयर होल्डर्स आएगा इन केस ऑफ ऑफर फॉर सेल। हम लोगों ने पढ़ा था ना, ऑफर फॉर सेल के केस में क्या होता है, एग्जिस्टिंग मेंबर्स विल ऑफर देयर शेयर्स to the general public, existing members will offer their shares to the general public। ऐसा कुछ हो रहा था? हाँ जी सर, यस। सेलिंग शेयर होल्डर्स कौन आएंगे इन केस ऑफ ऑफर फॉर सेल? if the issuer or any of its promoters or promoters group, person belonging to the promoters group are debarred। debarred का मतलब क्या होता है? if they are prevented, ठीक है। तो if the issuer or any of its promoter or promoters group or selling shareholders are debarred or are being prevented from accessing the capital market by the SEBI। अब सर यार यहाँ पे ना एक बहुत कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स को रहता है, प्रमोटर का मतलब क्या समझते हो तुम लोग? तो प्रमोटर्स का मतलब तुम लोग समझते हो वन हु प्रमोट्स द कंपनी। प्रमोटर मींस अ पर्सन हु प्रमोट्स द कंपनी। अब एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका जो इम्प्लीकेशन है वो काफी वाइडर है, ठीक है। इम्प्लीकेशंस काफी वाइडर है। अब तुम समझो, एक कंपनी ए लिमिटेड, ठीक है, बी लिमिटेड, क्या पढ़े तुम? इशुअर को रिस्ट्रिक्ट किया गया है फ्रॉम एक्सेसिंग द मार्केट, प्रमोटर्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, या एनी पर्सन बिलोंगिंग टू द प्रमोटर्स ग्रुप, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन किन किन के ऊपर? तो बच्चों रिस्ट्रिक्शन था प्रमोटर के ऊपर, then person belonging to promoters group, person belonging to the promoters group, then selling shareholders। selling shareholders में कौन आते थे? existing members in case of offer for sale, या issuer if they all are, if either they all are or any one of them is debarred, अगर उनको मना कर दिया गया है, if they are debarred from accessing the market, if they are debarred from accessing the market। अब एक चीज ध्यान रखना, ये है पॉइंट नंबर 1। अब इसका इंटरप्रिटेशन देखना। मान लो कि यार बी लिमिटेड एक कंपनी, और बी लिमिटेड के ये 3 प्रमोटर्स, ठीक है, इंडिविजुअल प्रमोटर्स है बेटा। बी लिमिटेड के 3 इंडिविजुअल प्रमोटर्स हैं, इंडिविजुअल प्रमोटर्स, ठीक है। अब मान लो कि
इस पर्सन को और इस पर्सन को सेबी ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, सेबी ने डिबार कर दिया, एज दे वर फाउंड टू बी इन्वॉल्व इन मैनिपुलेशन ऑफ फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस। सेबी ने डिबार कर दिया है, सेबी हैज डिबार्ड देम। तो इन दिस केस बी लिमिटेड क्या नहीं कर सकता, बी लिमिटेड कैन नॉट मेक आईपीओ, पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज बाय वे ऑफ आईपीओ। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, मान लो कि यार डिबारमेंट was for 3 years and time period of debarment has already expired। 3 साल के लिए डिबार किया था, 3 साल के लिए प्रिवेंट किया था और वो 3 साल खत्म हो चुके, हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड। तो in that case B Limited can go for public issue of securities by way of IPO। बात समझ में आ रहा है क्या? तो अगर डिबारमेंट किया या डिबार किया बट द tenure of debarment is already over, in that case company is free to go for IPO। दूसरा केस देखो, दूसरे केस में मैंने फर्स्ट केस में एग्जांपल लिया इंडिविजुअल प्रमोटर्स का, दूसरे केस में मैं एग्जांपल ले रहा हूं कॉर्पोरेट प्रमोटर का। दूसरे केस में मैंने एग्जांपल लिया कॉर्पोरेट प्रमोटर। कॉर्पोरेट प्रमोटर्स का भी कंसेप्ट होता है। मान लो ए लिमिटेड इज द प्रमोटर ऑफ बी लिमिटेड, ए लिमिटेड इज प्रमोटर ऑफ बी लिमिटेड। पास में क्या, ए लिमिटेड इज प्रमोटर ऑफ बी लिमिटेड। तो इन केस इफ ए लिमिटेड इज डिबार्ड बाय सेबी, in case if A Limited is debarred by SEBI, तो B Limited भी क्या नहीं कर पाएगा। अगर A Limited को डिबार किया है और A Limited क्या है बेटा, कॉर्पोरेट प्रमोटर है, किसका, B Limited का, तो इन सच केसेस B Limited also cannot make issue of securities। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। यस, बी लिमिटेड ऑल्सो कैन नॉट मेक इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। इज इट क्लियर? क्लियर है। अब मान लो एक और एग्जांपल ले लेता हूं, बी लिमिटेड का प्रमोटर है सर एसबीआई बैंक। बी लिमिटेड का प्रमोटर कौन, एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंड मान लो कि यार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज रिस्ट्रिक्टेड or debarred by SEBI। State Bank of India is restricted or debarred by SEBI from accessing the market। From accessing the market, ठीक है। Then in all such cases प्रमोटर था एसबीआई बैंक, कौन है यहाँ पे, प्रमोटर ऑफ बी लिमिटेड। तो वो केस में एसबीआई बैंक के ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन है ही, अलॉन्ग विद द एसबीआई बैंक बी लिमिटेड के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन रहेगा। बी लिमिटेड भी क्या नहीं कर पाएगा बच्चों, बी लिमिटेड भी इन दिस केस कैन नॉट गो फॉर पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटी थ्रू एन आईपीओ। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज, एक जो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन तुमको नोट करना है, ठीक है, ये इनएलिजिबिलिटी कब, only till the period of debarment। Let's say if a promoter or if a person is debarred for 3 years and if the time period of 3 years has already expired, then in such cases they can go for public issue of securities, or they can make an excess, or they can get an excess of the securities market। Is it clear? हाँ जी सर। तो I would request every student to please कॉपी दीज एग्जाम्पल्स। ठीक है, आप ये एग्जाम्पल्स को कॉपी कर लीजिएगा, स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा एंड पॉज करके आप ये एग्जाम्पल्स को कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, आई एम कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, इफ एनी ऑफ द प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स ऑफ द इशूअर, if any of the promoter or directors of the issuer is a promoter or director of any other company
which is debarred from accessing the capital market by the SEBI. सेकेंड पॉइंट क्या बोला, देखना यहाँ पे, if any of the promoter or director of a company is also a promoter or director of any other company which is debarred. देखना यहाँ पे, देखोगे यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 मैं डिस्कस कर रहा हूं. मान लो कि यार एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, एंड बी लिमिटेड, ठीक है, ये मैं लेता हूं केस 1, पॉइंट नंबर 2 पे केस 1. एंड ए लिमिटेड में ये सारे एग्जांपल्स कॉपी कर लेना. रिक्वेस्ट, फिर से आई रिक्वेस्ट, ए लिमिटेड में मान लो ये 6 डायरेक्टर्स, ठीक है, एंड बी लिमिटेड में 4 डायरेक्टर्स है. बी लिमिटेड में 4 डायरेक्टर्स है, एंड आउट ऑफ दिस ये दोनों डायरेक्टर्स कॉमन है, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे कॉमन डायरेक्टर्स. कॉमन डायरेक्टर्स, ठीक है, हाँ सर. तो यहां पे क्या सिचुएशन बन रहा है, डायरेक्टर्स ऑफ ए लिमिटेड is also holding directorship in B Limited, and in case if B Limited is debarred, in case if B Limited is debarred from accessing the market, in case if B Limited is debarred from accessing the market, ठीक है, अगर बी लिमिटेड को रिस्ट्रिक्ट किया गया है फ्रॉम एक्सेसिंग द मार्केट, देन इन सच केसेस ए लिमिटेड भी क्या नहीं कर सकता, ए लिमिटेड भी आईपीओ लेकर के नहीं आ सकता, आईपीओ लेकर के नहीं आ सकता है. इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चों? हाँ जी सर. फिर से एक बार देखो, इफ एनी ऑफ द प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स ऑफ द इशूअर इज अ प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी विच इज डिबार्ड. इशूअर कंपनी के डायरेक्टर्स किसी ऐसे कंपनी के डायरेक्टर्स भी हैं जिस कंपनी को डिबार किया गया है या रिस्ट्रिक्ट किया गया है फ्रॉम एक्सेसिंग दी कैपिटल मार्केट बाय दी सेबी. ठीक है, अब इसमें प्रमोटर्स भी कवर किया गया है, तो मान लो इसमें इसी के अंदर केस 2 भी तुम बना सकते हो. केस 2 ऐसे बनेगा, मान लो 2 कंपनीज ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, मान लो बोथ दी कंपनीज हैविंग द सेम प्रमोटर्स, एचडीएफसी बैंक इज द प्रमोटर, ठीक है, बोथ दी कंपनीज हैविंग सेम प्रमोटर, दोनों कंपनीज को एचडीएफसी ने प्रमोट किया है, दोनों कंपनीज के लिए एचडीएफसी प्रमोटर है. एंड मान लो कि यार बी लिमिटेड इज डिबार्ड, बी लिमिटेड इज डिबार्ड फ्रॉम accessing the market. If B Limited is debarred from accessing the market, then in such cases restriction और किसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाने वाला है, ए के ऊपर भी एप्लीकेबल होने वाला है. बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है? अगर B Limited को यहाँ पे डिबार किया गया है, in such cases A Limited shall also be restricted. A Limited shall also be restricted from accessing the capital market. तो ये सर था पॉइंट नंबर 2 और कंडीशन नंबर 2. नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. इफ द इशूअर और एनी ऑफ इट्स प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स, इफ द इशूअर कंपनी हो जाएगा बच्चों, इफ द इशूअर कंपनी और एनी ऑफ इट्स प्रमोटर्स, आप समझो प्रमोटर्स में यहाँ पे तुम सबको काउंट करना, इंडिविजुअल प्रमोटर्स भी और कॉर्पोरेट प्रमोटर्स भी, कोई बैंक्स वगैरह भी, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह भी, सबको कंसिडर कर लोगे. प्रमोटर्स का जो डेफिनेशन है ना, इसका स्कोप बहुत वाइडर है बेटा. एनीवन कैन बी द प्रमोटर, एनी पर्सन कैन बी द प्रमोटर. बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी सर. तो क्या बोला, इफ द इशूअर और एनी ऑफ इट्स प्रमोटर्स और डायरेक्टर, इफ द इशूअर और एनी ऑफ इट्स प्रमोटर्स और डायरेक्टर इज अ विलफुल डिफॉल्टर, तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि सर विलफुल डिफॉल्टर का मतलब क्या? विलफुल डिफॉल्टर का मतलब ऐसा डिफॉल्टर जिसके पास पैसा तो है पर दे नहीं रहा, देने का कैपेसिटी तो है पर पैसा पे नहीं कर रहा है. ठीक है, ऐसा पर्सन हु हैज द कैपेसिटी, सच पर्सन हु हैज द कैपेसिटी टू पे द अमाउंट बट स्टिल रिफ्यूजेस टू मेक द पेमेंट. मैं लिख देना यहां पे, विलफुल डिफॉल्टर मतलब ऐसा डिफॉल्टर हु हैज द कैपेसिटी टू पे
but refuses to make payment. But refuses to make payment. Is it clear? Clear है जी बच्चों? हाँ जी. Next one is, if any of its promoters or directors of the issuer is a fugitive offender. If any of the promoters or director is a fugitive offender. अभी क्वेश्चन अराइज हुआ सर, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्यूगिटिव ऑफेंडर? फ्यूगिटिव ऑफेंडर का मतलब यार ऐसा ऑफेंडर, ऐसा पर्सन जिसके ऊपर 100 करोड़ से ऊपर का डेप्ट इज पेंडिंग, and in order to escape from the prosecution, he has left the country, he has left the jurisdiction of Indian court. For example, अगर तुम विजय माल्या का अगर केस लो, विजय माल्या is or can be considered as, विजय माल्या can be considered as fugitive offender. बस समझ में आ रहा है क्या? ऐसा पर्सन जो इंडिया से बाहर भाग गया और जिसके अगेंस्ट डेप्ट पेंडिंग है, कितने का? 100 करोड़ से ऊपर का, ठीक है, डेप्ट पेंडिंग है कितने का? ऑफ 100 करोड़ और मोर. इज इट क्लियर? तो इन दैट केस देयर इज अ प्रोविजन फॉर सीजमेंट, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ सीजमेंट ऑफ ऑल हिज एसेट्स इन ऑर्डर टू रिकवर द अमाउंट ऑफ डेब्ट्स. क्लियर है जी बच्चों? हाँ जी. फिर यहाँ पे देखना, तो ये था पॉइंट नंबर डी. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ रहे हैं. डिस्क्वालिफिकेशन किसका? डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेकिंग आईपीओ. Next, if there are any outstanding convertible securities or any other rights which would entitle any person with any option to receive equity of the issuer, except outstanding options granted to the employees under ESOP scheme and fully paid up convertible securities which are required to be converted on or before the date of filing red herring prospectus or the prospectus, were debarred. ये तो नीचे आ जाता है. एक चीज ध्यान रखना है, यहां पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि इफ द कन्वर्जन इज पेंडिंग, इफ देयर आर एनी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, इफ द कंपनी हैज इशूड एनी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज एंड इफ द कन्वर्जन इज पेंडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज. अगर कन्वर्जन पेंडिंग है तो जब तक वो कन्वर्जन नहीं हो जाता तब तक कंपनी आईपीओ के लिए नहीं जा पाएगा, प्रोवाइडेड वो कन्वर्जन किसके रिस्पेक्ट में पेंडिंग हो. अगर ईसोप के रिस्पेक्ट में कन्वर्जन पेंडिंग है तो दैट शैल, लिख लेना ऐसा कैसा, अगर ईसोप के रिस्पेक्ट में कन्वर्जन इज पेंडिंग, देन दैट शैल नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन. ठीक है जी बच्चों? हाँ जी सर. नेक्स्ट, द रिस्ट्रिक्शन इज डैश डैश डैश, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. पीरियड ऑफ डिबारमेंट अगर ऑलरेडी ओवर हो चुका है, इन केस इफ द पीरियड ऑफ डिबारमेंट इज ऑलरेडी ओवर, देन कंपनी कैन गो फॉर मेकिंग पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू एन आईपीओ. क्लियर है सर? हाँ जी. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट. इधर आ जाओगे तुम लोग, ध्यान देना यहाँ पे. अब ध्यान देना, ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, ये मैं आपको कवर करूंगा अंडर बुक बिल्डिंग इशू. एक कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इन द नेम ऑफ बुक बिल्डिंग इशू, देयर आई विल डिस्कस. तो जो बेसिक डिस्क्वालिफिकेशंस है वो हम लोगों ने कवर किया. डिस्क्वालिफिकेशंस में एक बार मैं फिर से रिकैप करा दूं आप लोगों को. करा दूं सर? हाँ जी सर. सबसे पहले बोला, इफ द इशूअर or any of its promoters or promoters group or selling shareholders का in case of offer for sale, if they are being debarred from accessing the capital market by SEBI. Second one is, if any of the promoters or directors of the issuer is also a promoter or director of any other company which is being debarred by the SEBI, then in case if the issuer or any of its promoter or director is a willful defaulter, और if any of the promoters or director is a fugitive offender, and last में था वो conversion वाला point, if the conversion of any convertible security is pending, तो जब तक वो conversion नहीं हो जाता तब तक कंपनी क्या नहीं कर सकता, कंपनी cannot go for IPO, कंपनी cannot go for making IPO. However, वो conversion किसके रिस्पेक्ट में पेंडिंग ना हो, ESOP के रिस्पेक्ट में. अगर ESOP के रिस्पेक्ट में पेंडिंग है तो that shall not be taken into, और that will not be taken into consideration. क्लियर है जी बच्चों? हाँ जी सर. नाउ
Moving on to the next aspect, that is your regulation number 6. Regulation number 5, disqualification for making IPO. Regulation number 6, qualification for making IPO. ठीक है, क्वालिफिकेशन फॉर मेकिंग IPO. चले पढ़े अभी यहाँ पे, ध्यान देना यहाँ पे. कोई गाना वाना गाते हो तुम लोग? नहीं सर, नहीं गाते. ठीक है यार, क्या कर सकते हैं. Yes. Eligibility requirements for making an IPO. Regulation number 6. देखो क्या बोला. An issuer shall be eligible to make an IPO only if, ठीक है, only if the issuer has a net tangible assets of 3 crores on a restated and consolidated basis. चलो पहले इसको समझ लेते हैं अपन. क्या बोला? इशुअर हैज अ नेट टेंजिबल एसेट्स कितने का? 3 करोड़ का. आइदर ऑन रीस्टेटेड बेसिस और कंसोलिडेटेड बेसिस. बेटा रीस्टेटेड बेसिस का मतलब, रीस्टेटेड बेसिस का मतलब कि यार तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया और तुमको लगा कि कुछ गड़बड़ी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, दस तुमने वो गड़बड़ी को रेक्टिफाई किया, रेक्टिफाई करके तुमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज किया. तो जो रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, मैं यहां पे लिख देना, यहाँ पे रीस्टेटेड का मतलब क्या हो गया बच्चों? रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्या हो गया बच्चों? रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. Issuer has a net tangible assets of 3 crores on a revised financial statement, either revised or consolidated financial statement. Consolidated financial statement किसको बनाना पड़ता है? Having branch offices or subsidiaries in each of the preceding 3 full years of 12 months each, of which not more than 50% is held in monetary assets. Of which not more than 50% is held in monetary assets. तो देखो एक चीज ध्यान रखना, पहले तो तुमको ये चीज ध्यान रखना है कि सर नेट टेंजिबल एसेट्स होना चाहिए कितना? 3 करोड़. ठीक है, नेट टेंजिबल एसेट्स कितना? 3 करोड़. आइदर ऑन रीस्टेटेड बेसिस और कंसोलिडेटेड बेसिस इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फुल ईयर्स. इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फुल ईयर्स का मतलब, मान लो कि कंपनी ना इशू लेकर के आने वाला है इन दी फाइनेंशियल ईयर 2020-21. तो पिछले 3 साल पे चले जाओ. पिछले 3 साल हो गया 19-20, है ना, देन 18-19 एज वेल एज 17-18. पास में आ रहे क्या? 19-20, 18-19 और 17-18, ये तीनों साल में कंपनी का नेट टेंजिबल एसेट्स कितना होना चाहिए? कम से कम 3 करोड़ रुपए. नेट टेंजिबल एसेट्स कितना होना चाहिए? 3 करोड़ रुपए. अच्छा सर, यहां पे ऐसा क्यों लिखा है? प्रीसीडिंग 3 full years of 12 months each क्यों लिखा सर? फाइनेंशियल ईयर्स तो सर वैसे भी 12 मंथ्स का होता है. हाँ बेटे, फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ्स का होता है एज पर कंपनीज एक्ट 2013, बट देयर वाज नो सच प्रोविजंस अंडर कंपनीज एक्ट 1956. कंपनीज एक्ट 1956 में फाइनेंशियल ईयर का कोई डेफिनेशन ही नहीं था. तो कंपनी वाज फ्री टू ऑप्ट फाइनेंशियल ईयर्स. कोई कंपनी 9 महीने का भी बना सकता था, 12 महीने का भी बना सकता था, 6 महीने का भी बना सकता था, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं था, बिकॉज द टर्म फाइनेंशियल ईयर वाज नॉट डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956. और ये जो रेगुलेशन है ना, एज इट इज वहां से लिया गया. आपको ये जो टर्म है एज इट इज वहां से लिया गया. ऑल्दो अभी 2013 आने के बाद इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि अभी तो फाइनेंशियल ईयर वैसे भी 12 महीने का ही रहने वाला है. बात समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर? हाँ जी सर. तो कंपनी का नेट टेंजिबल एसेट्स पिछले 3 सालों में कितना? 3 करोड़ रुपए होना चाहिए. कम से कम 3 करोड़ रुपए होना चाहिए. इज इट क्लियर? सर 3 करोड़ क्यूमुलेटिवली या हर फाइनेंशियल ईयर में? बेटा हर फाइनेंशियल ईयर में. इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर. इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, आउट ऑफ विच 3 करोड़ में से नॉट मोर देन 50% मस्ट बी हेल्ड इन, not more than 50% must be held in monetary assets. Now the question arises, sir बता दो तो what is monetary assets? Monetary assets का मतलब क्या? तो monetary assets मतलब those assets which are readily convertible or easily convertible into cash. ठीक है, which are readily or easily convertible into cash. Is it clear? क्लियर है जी?
हाँ सर। तो क्या बोला यहाँ पे, इशूअर का नेट टेंजिबल एसेट्स इन द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर कितना होना चाहिए सर? 3 करोड़ होना चाहिए, आइदर ऑन रीस्टेटेड बेसिस, आइदर ऑन रिवाइज्ड बेसिस और कंसोलिडेटेड बेसिस, आउट ऑफ विच नॉट मोर देन 50% must be held in monetary assets. And in case if more than 50% are held in monetary assets, देखो यहाँ पे, however if more than 50% of the net tangible assets are held in monetary assets, तो issuer को यहाँ पे ना कमिटमेंट देना पड़ेगा, प्रॉमिस करना पड़ेगा. Issuer has utilized or made firm commitments to utilize such excess monetary assets in its business or project. This limit of 50% shall not apply in case of IPO made entirely through ऑफर फॉर सेल. देखो क्या बोला कि यार नेट टेंजिबल एसेट पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में कितना होना चाहिए? 3 करोड़, 3 करोड़, ठीक है. आउट ऑफ विच नॉट मोर देन 50% शुड बी हेल्ड इन मॉनेटरी एसेट्स. और अगर 50% से ज्यादा मॉनेटरी एसेट्स के फॉर्म में हेल्ड किया तो आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा कि जो एक्सेस अमाउंट है इज गोइंग टू बी यूटिलाइज फॉर द बिजनेस पर्पस, इज गोइंग टू यूटिलाइज फॉर द बिजनेस पर्पस. फिर एक और चीज बोला, हाउएवर दिस रिस्ट्रिक्शन विल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस company makes IPO through offer for sale rather than making fresh issue of securities. Is it clear? बोलो जी, clear है सर? हाँ सर. चलो moving on to the next part. Next बोला the issuer has an average operating profit. Operating profit का मतलब क्या होता है? Profit before interest and tax. लिख लेना यहाँ पे, profit before interest and tax. ठीक है. यहां बोला गया द इशुअर हैज एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 15 करोड़ calculated on a restated and consolidated basis during the 3 years preceding years with operating profit in each of the preceding 3 financial year. Same calculation. मान लो कि 2020-21 में लेकर के आ रही हो आईपीओ, तो 19-20 में, 18-19 में, 17-18 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम से कम कितना होना चाहिए बेटा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए सर 15 करोड़. ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना? 15 करोड़. इज इट क्लियर? एक्सक्यूज मी, इज इट क्लियर? हाँ सर. तो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़. नेक्स्ट, इशुअर हैज अ नेटवर्थ. किसी भी कंपनी को अलाउ नहीं कर देंगे, किसी भी आए गए कंपनी इसको अलाउ नहीं कर देंगे टू मेक पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू आईपीओ. ठीक है, कुछ वर्थ तो होना चाहिए ना तुम्हारा, कुछ वैल्यू होना चाहिए तुम्हारा. द इशुअर हैज अ नेटवर्थ ऑफ एटलीस्ट 1 करोड़ इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फुल ईयर्स कैलकुलेटेड ऑन अ रीस्टेटेड और कंसोलिडेटेड बेसिस. ठीक है, हाँ सर. तो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में नेटवर्थ कितना बच्चों? नेटवर्थ कम से कम 1 करोड़ रुपए. ठीक है, नेटवर्थ कम से कम कितना? 1 करोड़ रुपीस. इज इट क्लियर? Is it clear? Now this one is most important. देखो यहाँ पे क्या बोला, in case if the issuer has changed its name within last 1 year. बोला अगर पिछले 1 साल में इशुअर ने अपना नाम चेंज किया है, ठीक है, पिछले 1 साल में अगर इशुअर ने अपना नाम चेंज किया है, then at least 50% of the revenue calculated on restated and consolidated basis for the preceding 1 full year has been earned by it from the activity indicated by the new name. अभी समझना रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बोला कि अगर कंपनी ने पिछले 1 साल में नाम चेंज किया है, then at least 50% of the revenue must come from the activity suggested by the new name. देखो नॉर्मली क्या होता है, कोई भी कंपनी का जो नाम होता है ना, कंपनी का नाम और कंपनी का बिजनेस एक्टिविटी, उन दोनों में देयर विल बी सम कनेक्शन. ठीक है, मान लो कि यार मैं ना इंस्टीट्यूट का नाम है मेरा नॉलेज एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, और लेट्स से नॉलेज एकेडमी लिमिटेड. ठीक है, तो यार नाम से पता चलता है क्या कि यार ये जो कंपनी होगा ना, ये कंपनी प्रोवाइड करता होगा क्या? एजुकेशनल सर्विसेज.
नाम से क्या इंटरप्रिटेशन निकल रहा है, क्या इन्फरेंस ड्रॉ कर पा रहा है कोई भी पर्सन कि यार दिस कंपनी मस्ट बी प्रोवाइडिंग और मस्ट बी डीलिंग इन एजुकेशनल सर्विसेज। अब ऐसा हो सकता है कि नॉलेज एकेडमी लिमिटेड और ये ना फूड सर्विसेज दे रहा है, वेदर इट इज पॉसिबल, फूड डिलीवरी दे रहा है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी दे रहा है, वेदर इट इज पॉसिबल। तुम बोलोगे क्या मजाक कर रहे हो सर। अब ऐसा हो सकता है कि मान लो कि यार XYZ रेस्टोरेंट लिमिटेड और वो क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है, वेदर इट इज पॉसिबल, नो सर। तो नॉर्मली किसी भी कंपनी का बिजनेस एक्टिविटी इज इंडिकेटेड बाय द नेम, और आई कैन से नेम ऑफ एनी कंपनी ऑल्सो इंडिकेट्स द बिजनेस एक्टिविटीज दैट is being carried out by such companies. For example, Apollo Tyres Limited. तो Apollo Tyres Limited क्या इंडिकेट कर रहा है, टायर्स बनाता होगा। Apollo Tyres क्या इंडिकेट कर रहा है, टायर्स बनाता होगा। बात समझ में आ रहा है क्या। जनरली नेम ऑफ एनी कंपनी ऑल्सो सजेस्ट द एक्टिविटीज बीइंग कैरिड आउट बाय द कंपनी। अब मान लो कि यार एक कंपनी है विच इज इनकॉर्पोरेटेड फॉर कैरिंग आउट एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव और फॉर कैरिंग आउट एनी पर्टिकुलर एक्टिविटी एंड दे वांट टू डाइवर्सिफाई इनटू सम अदर बिजनेस सेगमेंट। They want to diversify in some other business segment. In order to diversify in the other business segment, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अपना नाम भी चेंज करना पड़ सकता है, so as to ensure कि जो दूसरा बिजनेस एक्टिविटी वो लोग करने के लिए जा रहे हैं, जो दूसरे बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन करने जा रहे हैं, that business also indicates or that business is also indicated by the name of the company. तो यहां पे ऐसा ही बोला गया कि अगर किसी कंपनी ने नाम चेंज किया, नाम क्यों चेंज किया बेटा, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटीज चेंज किया या बिजनेस एक्टिविटीज में डाइवर्सिफिकेशन किया। अगर किसी कंपनी ने नाम चेंज किया, रीजन क्या था नाम चेंज करने के पीछे, ड्यू टू चेंज इन द बिजनेस एक्टिविटीज, ड्यू टू चेंज इन द बिजनेस एक्टिविटीज, देन इन ऑल सच केसेस such company must earn at least 50% of the revenue. मान लो कि यार पिछला साल मैं मानता हूं यार फाइनेंशियल ईयर अभी 2020-21 में कंपनी प्रपोज कर रहा है, 2019 और 20 में कंपनी ने नाम चेंज किया ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स बिजनेस एक्टिविटीज। तो बोला जो नया बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से तुमने नाम चेंज किया, वो बिजनेस एक्टिविटीज से, वो न्यू बिजनेस एक्टिविटीज से कम 50% रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए ऑफ द टोटल रेवेन्यू अर्न्ड बाय अ कंपनी इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। क्लियर है बच्चों? हाँ जी सर। तो क्या द कंडीशन, इफ अ कंपनी हैज चेंज इट्स नेम इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, then at least 50% of the revenue must come from the name suggested, from the activities suggested by new name. अब मान लो कि यार एक कंपनी ना ऐसे ठाली बैठी थी ए लिमिटेड से, ना वो कंपनी ने क्या कर लिया ए लिमिटेड विदाउट चेंजिंग देयर बिजनेस एक्टिविटीज। क्या ये कंडीशन लगेगा? क्या ये कंडीशन लगेगा? नो सर। अब मान लो कि यार नाम चेंज हो गया, कल को मैंने ना नाम चेंज कर दिया नॉलेज एकेडमी लिमिटेड से, मैंने क्या कर दिया गुरुकुल अकेडमी लिमिटेड, whether it will be considered as a change in name? No. Although name is changed, but नाम से पता चलता है ना ये भी एजुकेशनल सर्विसेज और ये भी एजुकेशनल सर्विसेज। एक्टिविटीज चेंज नहीं हो रहा है, एक्टिविटीज अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इन दैट केस ये जो कंडीशन है एप्लीकेबल नहीं होगा, दिस पर्टिकुलर कंडीशन विल नॉट बी एप्लीकेबल। इज इट क्लियर? तो बच्चों हम लोगों ने क्वालिफिकेशन चेक किया अंडर रेगुलेशन नंबर 5, देन हम लोगों ने डिस्क्वालिफिकेशन चेक किया अंडर रेगुलेशन नंबर 6। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग द अदर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द इशू ऑफ सिक्योरिटीज एट द टाइम ऑफ आईपीओ। आईपीओ हम लोग कंप्लीट करेंगे, देन विल मूव टू द एफपीओ, और एफपीओ के बाद हम और भी दूसरे कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट चेक करेंगे। इज इट क्लियर? आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।
इतना आप पढ़ के आएंगे बिफोर कमिंग इनटू दी नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच, टेक केयर.